वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस पॉइंट। तो बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट होने वाला है क्लास 12 का फिजिक्स, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप लोगों को पढ़ने में भी बहुत मजा आएगा और हम लोग इसमें जेई लेवल और नीट लेवल का भी क्वेश्चंस करने वाले हैं। और आज जो शुरू करने वाले हैं वो पहला चैप्टर है बच्चों फिजिक्स का, जो कि है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स, और ये है लेक्चर नंबर 1। इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है बच्चों। तो चलो धीरे धीरे हम लोग टॉपिक्स की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है और इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स क्या है, इस सब के बारे में स्टडी करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले जानना होगा चार्ज के बारे में, ठीक है। तो चार्ज के बारे में जानने से पहले आपको ये समझना होगा कि सबसे पहले आप बचपन में भी ये एक्सपेरिमेंट करके देखे होंगे कि अगर आप अपने कॉम्ब को रगड़ोगे अगर अपने बाल से और उससे कागज के छोटे छोटे टुकड़े को सटाओगे तो वो चिपक जाता है। ये ड्यू टू चार्ज होता है। जैसे आप एबोनाइट के रॉड को, कोई एबोनाइट का रॉड है, एबोनाइट बच्चों, एबोनाइट जो होता है ये हार्ड रबर होता है। रबर ही एक तरह का, ये हार्ड रबर होता है, अमॉर्फस सॉलिड होता है। तो ये एबोनाइट का जो रॉड होता है, इसको आप अगर किसी फर से रगड़ो, फर मतलब हो गया जैसे कैट फर होता है, बिल्ली का जो खाल होता है कितना सॉफ्ट होता है, उस कैट फर से अगर इसको रब करोगे एबोनाइट के रॉड को, तो एबोनाइट रॉड हो जाता है नेगेटिवली चार्ज और फर जो होता है कैट का वो हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि फर में से कुछ एबोनाइट रॉड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है। उसी तरह से अगर किसी ग्लास रॉड को, ऐसे बहुत सारे पेयर ऑफ एग्जांपल हैं जिससे आप चार्ज के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। ग्लास रॉड को अगर सिल्क से रगड़ा जाए तो सिल्क हो जाता है बच्चों नेगेटिवली चार्ज और ग्लास रॉड हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज। तो देखो, चार्ज को डिफाइन करना बहुत मुश्किल होता है बच्चों। तो चार्ज को उसके प्रॉपर्टी के आधार पर ही आप डिफाइन कर सकते हो, ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले चार्ज के बारे में समझते हैं। चार्ज क्या है? देखो, चार्ज क्या है बच्चों, ये एक प्रॉपर्टी है बॉडी का। क्या है? बॉडी का प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी जो होता है ये बॉडी से जुड़ा हुआ होता है, एसोसिएटेड विद अ बॉडी, ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस, ये अपने आसपास प्रोड्यूस करेगा बच्चों, इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, जो अपने आसपास इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाए, ऐसे बॉडी पर बोलते हैं कि इस बॉडी पे चार्ज है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है बच्चों? जैसे आपको पता होगा कि कोई भी अगर मैग्नेट होता है, मैग्नेट, तो ये अपने आसपास आने वाले किसी भी लोहे के टुकड़े को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। इसका मतलब है कि ये जो मैग्नेट है ये अपने आसपास एक इफेक्ट बनाए हुआ है, जिस इफेक्ट में कोई भी आएगा लोहा का टुकड़ा तो ये इसे अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। इसके आसपास के इफेक्ट को बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट बोलते हैं। उसी तरह से कोई बॉडी अगर चार्ज है तो ये भी अपने आसपास एक इफेक्ट क्रिएट करता है। कोई बॉडी पे अगर चार्ज है तो ये अपने आसपास एक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, जिसको बोलते हैं हम बच्चों इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी शो कर सकता है, मैग्नेटिक इफेक्ट भी शो कर सकता है, दोनों भी शो कर सकता है बच्चों, ठीक है। ये चार्ज दो तरह का होता है बच्चों। एक चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज, जिसमें होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ एक बॉडी से अगर दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उस पर आता है पॉजिटिवली चार्ज और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उस पर आता है नेगेटिव चार्ज। इसीलिए मैंने चार्ज का टाइप लिखा है, दो तरह का चार्ज, एक पॉजिटिव यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक नेगेटिव चार्ज होता है जिसको बोलते हैं कि ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी बॉडी जब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तब इस पे चार्ज आता है नेगेटिव। चलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये चार्ज के बारे में ये स्टडी है। देखो जरा, इलेक्ट्रो मतलब होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन, और स्टैटिक्स का मतलब होता है स्टेशनरी, रुका हुआ, स्टेशनरी, ठीक है। जब चार्ज रेस्ट में रहेगा उसके बारे में जो स्टडी करेंगे, इस ब्रांच को बोलेंगे फिजिक्स के ऐसे ब्रांच को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और हम लोग जो चैप्टर 1 में पढ़ेंगे ये पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है बच्चों, ठीक है, चैप्टर 1 भी और चैप्टर 2 भी, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है टॉपिक? आगे बच्चों यूनिट्स ऑफ चार्ज। अगर हम बात करें चार्ज के यूनिट की तो ऐसा यूनिट बच्चों होता है इसका कूलम्ब। ऐसा यूनिट कूलम्ब होता है, ये जानते भी होंगे, प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे कि चार्ज का ऐसा यूनिट जो होता है वो कूलम्ब होता है। इसका और भी यूनिट है बच्चों, जैसे इसको ईएसयू में भी मापा जाता है। ईएसयू का फुल फॉर्म होता है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट, और कूलम्ब में और ईएसयू में जो रिलेशन होता है
ये 1 कूलम का जो वैल्यू होता है 3 इंटू 10 डेज 9 ESU के बराबर होता है। क्लियर है ये चीज। और दूसरा यूनिट होता है चार्ज EMU का। EMU चार्ज का अनदर यूनिट होता है EMU, मतलब चार्ज को EMU में भी मापा जाता है। और EMU का फुल फॉर्म होता है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। और कूलम में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में ये रिलेशन होता है बच्चों कि 1 कूलम इक्वल टू 1/10 EMU। ठीक है, ये रिलेशन होता है EMU में और कूलम में। अगर मैं बात ESU में और EMU में रिलेशन लाना चाहूं तो दोनों को मुझे कूलम में कन्वर्ट करना होगा, ESU को भी कूलम में। यदि मैं यहां से 1 ESU का वैल्यू निकालूं तो आप भी बता सकते हो, कोई भी बच्चा बता सकता है रे यूनिटरी मेथड 1 बाय कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 डेज 9 कूलम के बराबर। अगर यहां से मैं 1 EMU का वैल्यू निकालूं 1 EMU रे 1 EMU का वैल्यू निकालूं तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो ये वैल्यू आएगा 10 कूलम के बराबर। अगर बच्चों मैं यहां से एक रेशियो निकालूं, एक खूबसूरत सा रेशियो है रे, ये 1 EMU बाय 1 ESU, ये वैल्यू कितना होगा बच्चों? तो 1 EMU का वैल्यू आप साफ साफ देख सकते हो कितने के बराबर है, 10 कूलम के बराबर है। और 1 ESU का वैल्यू कितने के बराबर है, 1 बाय 3 इंटू 10 डेज 9 कूलम के बराबर। अब यहां से बच्चों 10 इंटू 3 इंटू 10 डेज 9 चला जाएगा ऊपर, 3 इंटू 10 डेज 9, तो ये हो जाएगा बच्चों 3 इंटू 10 डेज 10 के बराबर। यानी 1 EMU बाय 1 ESU जो होता है ये किसके बराबर होगा, ये होगा 3 इंटू 10 डेज 10 के बराबर। क्लियर है, क्लियर है ये चीज। चलिए ये हो गया यूनिट्स ऑफ चार्ज, ये बेसिक जानकारी है चार्ज के यूनिट के बारे में। तो ये वैल्यू आपको याद रखना है, 1 EMU बाय 1 ESU का वैल्यू जो होता है वो 3 इंटू 10 डेज 10 के बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बढ़े। चलो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज का प्रॉपर्टीज कितना है भाई, कितना लिखूं ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं लिखता जाता हूं, आप समझते जाओ। ठीक है, मैं समझाता जाता हूं, अरे मैं समझाऊं और आप लोग समझते जाओ। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में क्या है बच्चों, चार्ज को देखो एक्चुअली में चार्ज को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। एक प्रॉपर डेफिनेशन आप बोलोगे चार्ज का ये होगा, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चार्ज को उसके प्रॉपर्टी से ही डिफाइन किया जाता है, एक पार्टिकुलर डेफिनेशन नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये जान लो, पहला प्रॉपर्टीज लिखते हैं। ये चार्ज क्या है बच्चों, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ये वेक्टर नहीं है। सेकंड है बच्चों कि ये चार्ज एडिटिव होता है। एडिटिव का मतलब क्या होता है ये समझ लेना जरा। एडिटिव का मतलब, मान लो किसी सिस्टम में बहुत सारे चार्ज हैं, चार्ज है, यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे -Q2 है, एक चार्ज है यहाँ पे +Q3, एक चार्ज है यहाँ पे -Q4। ठीक है, अब बोलेगा इस सिस्टम में पूरे कितने चार्ज हैं, तो आप पूरे चार्ज को, टोटल चार्ज को, नेट चार्ज को आप ऐसे लिख सकते हैं। चार्ज को बच्चों Q से डिनोट किया जाता है, स्मॉल q से भी डिनोट कर सकते हो, कैपिटल Q से भी डिनोट कर सकते हो। तो नेट चार्ज जो होगा बच्चों, ये सारे चार्ज को जोड़ दो। ठीक है, इसलिए एडिटिव बोले हैं, इसको जोड़ा जा सकता है, लेकिन विद प्रॉपर साइन, ये याद रखना है। जैसे चार्ज Q1 है, +Q1 है, प्लस उसके बाद Q2 है, ये चार्ज, ये है -Q2, चार्ज को साइन के साथ ऐड करना होता है। उसके बाद +Q3 है तो +Q3, उसके बाद -Q4 है तो -Q4। ये मैंने सारे चार्ज को जोड़ दिया, और ये जितने आएंगे उसको बोलेंगे ये नेट चार्ज है इस सिस्टम में। ठीक है, तो स्केलर होता है, एडिटिव होता है चार्ज। थर्ड क्या है, थर्ड बच्चों सेम चार्ज जो होता है बच्चों, ये करता है रिपेल। आपको पता होगा, बचपन में मैंने पढ़ा था शायद, बचपन में। सेम चार्ज रिपेल करता है, और अपोजिट चार्ज जो होता है बच्चों, जो दूसरे का अपोजिट होगा, अपोजिट चार्ज ये करेगा अट्रैक्ट या अट्रैक्शन, आप लिख सकते हो। सेम चार्ज में अट्रैक्शन होता है, और इसको अगर रिपल्शन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो रिपल्शन। तो सेम चार्ज रिपेल करता है और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। आप इसको ऐसे देख सकते हो कि सेम चार्ज, जैसे मान लो एक प्लस चार्ज मैंने लिया, ठीक है, ये प्लस चार्ज मैंने लिया, ये दोनों एक दूसरे को पास लाएंगे अगर, तो ये दोनों एक दूसरे को धक्का देगा। ये वाला बोलेगा तू इधर जा रे, और ये वाला बोलेगा तू इधर जा भाई, इधर। दोनों में धक्का मुक्की होगा। ठीक है, अगर एक निगेटिव चार्ज है, दूसरा भी निगेटिव चार्ज है, तो दोनों सेम हुआ। ये वाला इसको रिपेल करेगा इधर, और ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा। ठीक है, यानी सेम चार्ज में रिपल्शन हो रहा है। और अपोजिट चार्जेस में बच्चों, जैसे मैं यहां देख लूं, ये एक प्लस है, दूसरा एक माइनस है, दोनों को करीब लाओगे तो दोनों में होगा अट्रैक्शन। ये निगेटिव वाला पॉजिटिव वाला को अपनी तरफ खींचेगा,
और ये पॉजिटिव वाला इस नेगेटिव वाला को अपनी तरफ खींचेगा, इसको बोलते हैं बच्चों अट्रैक्शन। ठीक है, तो सेम चार्ज में रिपल्शन होता है और अपोजिट चार्जेज में अट्रैक्शन होता है। क्या दो सेम चार्ज में अट्रैक्शन हो सकता है? क्या दो सेम चार्ज में अट्रैक्शन हो सकता है? तो आंसर इज यस। सर अभी तो बोले आप सेम चार्ज में होता है रिपल्शन, सेम चार्ज में होता है रिपल्शन। लेकिन बच्चों ये नोट पॉइंट में हम लोग नोट कर लेंगे, नोट पॉइंट में नोट कर लो। ठीक है, सेम चार्जेज में अट्रैक्ट ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं करता ही है, मे अट्रैक्ट ईच अदर, कर सकता है, मे अट्रैक्ट ईच अदर इफ one of the charge is larger, विशाल हो, विशाल बहुत बड़ा चार्ज हो, larger than other charge। अगर एक चार्ज दूसरे चार्ज से बहुत ज्यादा बड़ा है तो अट्रैक्शन हो सकता है, और इसका रीजन है बच्चों ड्यू टू इंडक्शन। अब इंडक्शन क्या है सर? इंडक्शन मोटर की तो बात नहीं कर रहे हैं, नहीं बच्चों। इंडक्शन क्या होता है ये नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे आपको, लेकिन इंडक्शन में एक चीज समझ में आ जाएगा आपको। जैसे देखो एक बहुत बड़ा चार्ज है, बहुत बड़ा, इस पे मान लो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और एक और बॉडी है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, छोटा है, छिट्टा, ठीक है। देखो बच्चों जो पॉजिटिवली बॉडी चार्ज होता है इसका मतलब ये नहीं कि उस पर नेगेटिव चार्ज नहीं है, इस पे भी कुछ नेगेटिव चार्ज होंगे। जैसे मान लो इस पे 5 पॉजिटिव चार्ज है, 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 पॉजिटिव चार्ज है प्लस 6 है, और 3 नेगेटिव चार्ज है, 3 नेगेटिव चार्ज, तो इस पे कितने टोटल चार्ज हो गए? प्लस 3। यानी ये बॉडी को क्या बोलेंगे? ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। यदि मैं इसको इस 1 को 2 के करीब लाऊं, ठीक है, करीब लाऊं, तो करीब लाने पे क्या होगा बच्चों? ये देखो जरा, इसको मैं थोड़ा सा करीब कर दूं रे, आजा तू करीब आजा, करीब आजा, आजा 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 आजा। ओहो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? तो होगा क्या बच्चों, समझ रहे हो? इस पे जितने भी नेगेटिव चार्ज है, इस पे जितने भी नेगेटिव चार्ज है ये प्लस की तरफ भागेंगे, प्लस की तरफ। यानी कंडीशन ये हो जाएगा, अभी आपने क्या देखा था? अभी आपने देखा था सारा प्लस इधर है, अब ये सारा माइनस इधर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए मैं यहां बनाता हूं फिगर फिर से। ये नेगेटिव चार्ज जो 3 देखे थे आप, ये इधर आ जाएगा और बाकी पॉजिटिव रिपेल हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ इस दोनों में क्या होगा? अब बताओ प्लस और माइनस में क्या होगा? अट्रैक्शन। बच्चों इसको इंडक्शन बोलते हैं, और भी डिटेल में इंडक्शन को समझेंगे, लेकिन अभी के लिए फिलहाल इतना काफी है। तो सेम चार्ज भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकता है यदि एक चार्ज बहुत बड़ा हो, बहुत बड़ा इफेक्ट है इस चार्ज का, और एक चार्ज छोटा हो। ठीक है, चलिए ये हो गया 3rd नंबर प्रॉपर्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आगे आगे। 4th नंबर प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? चार्ज होता है इनवेरिएंट, चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब होता है बच्चों इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है बच्चों। अगर 1 कूलम का चार्ज आपके हाथ में है, अगर इसको लेके बस में भी चढ़ जाओगे तो 1 कूलम ही रहेगा, कितना भी स्पीड से दौड़ जाओ ये चार्ज बदलने वाला नहीं है, यानी ये स्पीड इंडिपेंडेंट होता है। चलिए 5 नंबर है बच्चों, चार्ज कंजर्व्ड होता है। कंजर्व्ड क्या होता है? कंजर्व्ड, ठीक है, यानी इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो बच्चों किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का, आइसोलेटेड क्या होता है सर? ऐसा समझ लो तपस्वी, जिसको कोई दुनियादारी से मतलब नहीं है। तो कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम जो होता है उसका नेट चार्ज जो होता है बच्चों वो कंजर्व होता है। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूं, जैसे मान लो एक बॉडी है, इस पे आ गया 10 कूलम का चार्ज, दूसरा बॉडी है इस पे आ गया, मान लो इस पे 15 कूलम का चार्ज है, ठीक है। इस बॉडी को मैंने कनेक्ट कर दिया, इससे सटा दिया रे। सटा देने से क्या होगा? मान लो कि 2 कूलम का चार्ज इसमें चला गया। अभी कितना चार्ज है बताओ? अभी टोटल सिस्टम के पास कितना चार्ज है? 10 + 15, यानी ये हो गया 25 कूलम। दोनों के सिस्टम मान लो एक, टोटल सिस्टम के पास कितना चार्ज है? 25 कूलम। कुछ देर के बाद क्या हुआ? मैं इस दोनों को करीब ले आया, बहुत ही ज्यादा करीब ले आया। ये 10 कूलम था और ये 15 कूलम था। मैंने जैसे ही करीब लाया, इसको सटाया, ठीक है, इसको सटा दिया। सटा देने के बाद ये बेचारा दूसरा वाला इसको 2 कूलम का चार्ज दे दिया, तो इस पे कितने हो गए? 12 कूलम। लेकिन इसमें से 2 चला गया बच्चों, इसमें कितना बचेगा? 15 - 2 दैट इज 13 कूलम, ठीक है। अब भी दोनों सिस्टम पे चार्ज जोड़ोगे, अभी इस पूरे सिस्टम पे चार्ज जोड़ोगे तो 12 + 13 भी कितना हो जाएगा? 25 कूलम।
यानी पूरे सिस्टम का नेट चार्ज जो होता है बच्चों ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। इसको बोलते हैं बच्चों कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसको कहा जाता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बच्चों, अगर चार्ज रेस्ट में है, चार्ज अगर किसमें है, रेस्ट में, ठीक है, तो रेस्ट वाला चार्ज जो है वो अपने आसपास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है बच्चों। ये कौन सा फील्ड क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अगर यही चार्ज बच्चों यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में, यानी कि इसका कांस्टेंट स्पीड से कोई चार्ज मूव कर रहा है, धीरे धीरे, आराम से, धीरे 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 धीरे, यानी अगर स्पीड कांस्टेंट होगा चार्ज का तो ये दो फील्ड बनाएगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड भी रे एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों प्रोड्यूस करेगा, एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी दो चार्ज यदि यूनिफॉर्म मोशन में है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है बच्चों। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्या है, अगर कोई चार्ज एक्सेलरेटेड है यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, तो एक्सेलरेटेड चार्ज जो होता है बच्चों, यानी कभी 10 के स्पीड से जा रहा है, कभी रुक गया, कभी 20 के स्पीड से जा रहा है, कभी 5 के स्पीड से जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो ये जो एक्सेलरेटेड चार्ज होता है बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड, और एनर्जी भी रेडिएट करता हुआ जाएगा, उसमें से एनर्जी भी निकलता रहेगा, रेडिएट्स एनर्जी भी निकलता रहता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों, अच्छा ये कितना नंबर प्रॉपर्टी था, कितने नंबर, 7 नंबर प्रॉपर्टी। देखो बच्चों क्या है, ये बहुत ही जबरदस्त है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब ये क्या बोला है, ये क्या बोला है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये क्या है, देखो कोई भी बॉडी को बच्चों क्वांटाइज्ड कब बोलेंगे हम लोग, क्वांटाइज्ड कब बोलेंगे, तो कोई भी बॉडी को क्वांटाइज्ड तभी बोला जा सकता है जब वो फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल होता है। फिक्स्ड अमाउंट में क्या 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 क्या, क्वांटाइज्ड का मतलब होता है, क्वांटाइज्ड जो फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल हो, फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल हो, अमाउंट अवेलेबल। फिक्स्ड अमाउंट का क्या मतलब हुआ बच्चों, जैसे मान लो मार्केट में आप पेन खरीदने जाओ तो क्या बोलोगे दुकानदार को, 1 पेन दो, 2 पेन दो, या 3 पेन दो, या 4 पेन दो, या 10 पेन दो। क्या आप बोलते हो कि 2.5 पेन दो, 3.5 पेन दो, है ना, 2.3 पेन दो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो पेन क्या है, ये फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल है, तो बोलेंगे पेन क्वांटाइज्ड है। ठीक है, उसी तरह से आप नोटबुक खरीदने जाते हो या बुक एनसीईआरटी का खरीदने जाओगे तो 1 बुक मांगोगे, 2 बुक मांगोगे, 3 बुक मांगोगे, 4 बुक मांगोगे, सारे 4 बुक नहीं मांगोगे, 4.2 बुक नहीं मांगोगे। तो ये क्या है, बुक भी फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल है इसलिए। लेकिन आप जब पेट्रोल भराने जाते हैं, पेट्रोल भराने जाते हो गाड़ी में, जब पेट्रोल पंप पे, तो बच्चों क्या बोलते हो, 100 का पेट्रोल दो, 101 का, घपला हो रहा है 100 में, 101 का दो। ठीक है, 100 पे तुम फिक्स क्या होगा, कम देगा, तो 102 का दो। तो आप जितना अमाउंट का चाहे उतना अमाउंट का ले सकते हैं। तो यहां पे पेट्रोल जो हुआ बच्चों, ये क्वांटाइज्ड नहीं हुआ। ठीक है, तो जो फिक्स अमाउंट में अवेलेबल होता है उसी को बोलते हैं क्वांटाइज्ड। ऐसा ही चार्ज के साथ भी है बच्चों, हर चार्ज पॉसिबल नहीं है। अब इस चीज को समझना जरा, हर चार्ज कैसे नहीं पॉसिबल। तो चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, चार्ज भी क्या होता है, क्वांटाइज्ड। कैसे, कैसे रे, ऐसे बोल दिया सा, अच्छा ऐसे बोल दिया रे बच्चा, ऐसे। एक बॉडी है, ये दूसरा बॉडी है, मान लो इस बॉडी में से एक बॉडी में से दूसरे बॉडी में 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें चला गया, तो इस पे चार्ज बचेगा +1 ही, क्योंकि जो लूज करता है उस पे पॉजिटिव चार्ज, और जो गेन करेगा उस पे चार्ज आ जाएगा -1। ठीक है, अगर मान लो एक बॉडी से दो बॉडी में 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन चला गया एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, ठीक है, इसमें से इसमें चला गया, तो इस पे आ जाएगा +2 ही चार्ज, और इस पे आ जाएगा -2 ही चार्ज। ठीक है, अगर इसमें से एक बॉडी में से दूसरे बॉडी में n इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया, तो इस पे आ जाएगा +ne चार्ज, इस पे आ जाएगा -ne चार्ज।
ठीक है। तो चार्ज का जो वैल्यू आया बच्चों, अगर n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो चार्ज या तो प्लस एन ही होगा या फिर माइनस एन ही होगा, डिपेंड करता है कौन लूज कर रहा है और कौन गेन कर रहा है। तो चार्ज का जो वैल्यू आया ये आया प्लस माइनस एन इंटू ई के बराबर। तो चार्ज को हम लोग अगर Q से डिनोट करते हैं तो Q बराबर हो जाएगा प्लस माइनस एन ई के बराबर, ये हो जाएगा। वेयर 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 एन का मतलब है बच्चों टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, ठीक है। और ई का मतलब है बच्चों, ई का मतलब वन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, वन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। वन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे बच्चों चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 डेज माइनस 19 कूलम्ब, ये वन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर होता है। आपको भी पता होगा, बचपन में भी पढ़ा होगा, 12th में भी पढ़ा होगा। वन इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है बच्चों 1.6 इंटू 10 डेज माइनस 19 कूलम्ब के बराबर होता है। अब एक चीज मुझे बता दो जरा, देखो इलेक्ट्रॉन भले ही क्वार्क से बना हुआ है, लेकिन क्वार्क जो है वो फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है बच्चों, ठीक है। क्वार्क से बना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये जो है वन इलेक्ट्रॉन, देखो किसी बॉडी में एक इलेक्ट्रॉन जा सकता है, या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5। कभी ऐसा देख सुने होगी इसमें से 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन टूटेगा नहीं, या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन के जाने का, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होने का हो जो रहा है, ये भी फिक्स्ड अमाउंट में हो रहा है। इसीलिए बोलेंगे कि ये चार्ज क्या है, क्वांटाइज्ड है। चार्ज क्या है, क्वांटाइज्ड है, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला है बच्चों, n का वैल्यू यहां क्या क्या हो सकता है, n का वैल्यू हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये लिख सकते हो। तो यहां पे चार्ज क्या हुआ, फिक्स्ड अमाउंट में आया। हर चार्ज हर बॉडी पे पॉसिबल नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है कि मान लीजिए आप किसी बॉडी पर चार्ज हो गया, कुछ ऐसा चार्ज दे दिया जो पता चल रहा है कि 3.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के कारण होगा, तो वो चार्ज पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि 3.5 इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला को, इस फॉर्मूला को मैं थोड़ा ऐसे लिख लूं, Q इक्वल टू एन ई, Q इक्वल टू एन ई, और n का वैल्यू मैं लिख दो बच्चों यहां 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, यानी कोई भी इंटीग्रल वैल्यू हो सकता है, यानी ये है इंटीजर या ये इंटीग्रल वैल्यूज है, ठीक है। जो पॉइंट में नहीं होता है उसको इंटीजर बोलते हो, मैथ के स्टूडेंट्स, इंटीग्रल वैल्यूज होता है। इसीलिए बोलते हैं जो चार्ज जो होता है ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इसीलिए बोलते हैं चार्ज क्या होता है बच्चों, क्वांटाइज्ड। क्या होता है, क्वांटाइज्ड। आइए इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं बच्चों। इस पे कुछ क्वेश्चंस। Can a body have a charge of 6.4 into 10 days minus 19 कूलम? क्या किसी बॉडी पर 6.4 इंटू 10 डेज माइनस 19 कूलम का चार्ज हो सकता है? ये मुझे चेक करना है क्या किसी, क्योंकि आप जानते हो कि हर चार्ज हर बॉडी पे पॉसिबल नहीं हो सकता है, तो क्या इतना चार्ज पॉसिबल है? आइए आइए इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। सॉल्यूशन देखो बच्चों, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन सब है बच्चों, तो बेसिक से ही हम लोग 0 से हीरो लेवल पे बढ़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे, ठीक है। चलो Q का वैल्यू दे दिया है, चार्ज को Q से नोट करते हैं। क्या इतना चार्ज पॉसिबल है? दैट इज Q का वैल्यू हो गया 6.4 इंटू 10 डेज माइनस 19, ठीक है। अभी अभी Q का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा Ne के बराबर, तो Ne का वैल्यू हो गया 6.4 इंटू 10 डेज माइनस 19। तो यहां से n निकालो बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में तो नहीं आ रहा है, पॉइंट में तो नहीं आ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटीजर में आ सकता है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन या 2 या 3 या 4 ऐसे हो सकता है। तो n का वैल्यू हो जाएगा 6.4 इंटू 10 डेज माइनस 19 बाय 1.6 इंटू 10 डेज, ओहो यहाँ पे मैंने ये ई कहां जाएगा बच्चों, पट्टा में आ जाएगा, ठीक है। मैं आगे वाला स्टेप लिख दिया था, ई आ जाएगा पट्टा में, n इंटू ई है तो ई चला गया नीचे। 6.4 इंटू 10 डेज माइनस 19 बाय 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 डेज माइनस 19 के बराबर। ये पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, 16 4 जा 64 और 10 डेज 19 गया, n का वैल्यू आया 4 जो कि एक इंटीजर है,
जो कि एक इंटीजर है। यदि n का वैल्यू इंटीजर आया, इसका मतलब है कि इस बॉडी पे, जिस बॉडी पे बोला जा रहा है कि इतना चार्ज पॉसिबल है या नहीं है, तो हम लोग आंसर लिखेंगे यस। हम लोग लिखेंगे यस, चार्ज जो है वो पॉसिबल है, किसी बॉडी पे चार्ज पॉसिबल है। अगर आपका वैल्यू n इंटीजर नहीं आता, n इंटीजर नहीं आता, मान लो सपोज करो n का वैल्यू आप निकालते 1.5 आ जाता, ठीक है, तो ये चार्ज पॉसिबल नहीं होता, ये गलत होता कि इतना चार्ज बॉडी पे पॉसिबल नहीं होगा, जिसके लिए n का वैल्यू फ्रैक्शन में, पॉइंट में है। आई होप कि आप समझ रहे होगे। चलो नेक्स्ट करते हैं बच्चों, नेक्स्ट चलो, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, present in 1 कूलम्ब ऑफ नेगेटिव चार्ज। 1 कूलम्ब नेगेटिव चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? ठीक है, 1 कूलम्ब चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये भी आप निकाल सकते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है बच्चों, Q का वैल्यू दे दिया है 1 कूलम्ब के बराबर, ठीक है, तो Q का वैल्यू होता है Ne के बराबर, Ne का वैल्यू 1 हो गया, तो यहां से मुझे n निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो n बराबर 1/e कर लेंगे। 1/e करोगे तो E का वैल्यू होता है, E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 डेज माइनस 19। बच्चों इसको सॉल्व करोगे, जैसे 10 डेज माइनस 19 को आप ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 10 डेज 19 के बराबर, और ये 16 में पॉइंट हटा दोगे तो यहाँ 10 आ जाएगा। तो सॉल्व करोगे तो n का वैल्यू बच्चों आएगा 6.25 इंटू 10 डेज 18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी अब आपको पता चल गया होगा कि 1 कूलम्ब चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 1 कूलम्ब चार्ज में बच्चों इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6.25 इंटू 10 डेज 18, ठीक है। कितना चार्ज में? इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। 1 कूलम्ब चार्ज में 6.25 इंटू 10 डेज 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको याद भी रखना है, इस वैल्यू को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अगर मान लीजिए एक बॉडी से दूसरे बॉडी में मैं देख रहा हूं कि 10 डेज 9 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड फ्लो हो रहा है। ये बच्चों एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, 10 डेज 9 इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है पर सेकेंड फ्लो हो रहा है। तो आपको बताना है कि इस बॉडी पर, दूसरे बॉडी पर कितने टाइम के बाद 1 कूलम्ब का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला फिर से सुन लो। हाउ मच टाइम it will take to complete 1 coulomb of charge on second body। हालांकि सेकेंड बॉडी पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है बच्चों, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में 1 सेकेंड में, पर सेकेंड 10 डेज 9 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो कितने समय के बाद इस बॉडी पर 1 कूलम्ब का चार्ज आ जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये ट्रांसफर हो रहा है एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे, यानी ट्रांसफर रेट क्या है। समझो बात को जरा, सॉल्यूशन देखो, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है पर सेकेंड कितना जा रहा है, ये दिया हुआ है कितना, 10 डेज 9 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग को देखना होगा चार्ज पर सेकेंड कितना जा रहा है, चार्ज पर सेकेंड, 1 सेकेंड में दूसरे बॉडी पे कितना चार्ज जा रहा है। तो बच्चों ये 10 डेज 9 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे, तो 1.6 इंटू 10 डेज माइनस 19 कूलम्ब, ये 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर होता है। ई का वैल्यू यही होता है 1.6 इंटू 10 डेज माइनस 19 कूलम्ब। और यहां देखो 10 डेज 9 पहले से है ही, तो एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज, तो 10 डेज 9 इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होगा, यानी 1 सेकेंड में इतना चार्ज हो जाएगा बॉडी पे। तो मैं चार्ज को Q लिख देता हूं और टाइम को T लिख देता हूं, Q/T। और Q/T का वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10 डेज माइनस 19 और प्लस 9 कितना हो जाएगा
+9, ये हो जाएगा -10 कूलम के बराबर। तो Q बाई टी का वैल्यू ये आया बच्चों, Q बाई टी इक्वल टू 1.6 इंटू 10 डेज -10 कूलम। अब इस पे टोटल चार्ज कितना होना चाहिए? 1 कूलम। इस पे टोटल चार्ज कितना होना चाहिए? Q इक्वल टू दे रखा है 1 कूलम। तो मैं इस इक्वेशन में Q के वैल्यू Q के बदले 1 रख देता हूं, तो ये हो जाएगा 1 बाई टी के बराबर, ये 1 बाई टी के बराबर हो जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगा 1.6 इंटू 10 डेज -19 के बराबर। यहां से बच्चों हम लोग टाइम निकाल सकते हैं कि 1 कूलम चार्ज होने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो यहां से टी का वैल्यू जब निकालोगे तो ये वैल्यू आएगा 1 बाई 1.6 इंटू 10 डेज -19, इतना सेकंड में आएगा बच्चों, क्योंकि ये वैल्यू जो दिया गया था ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड दिया गया था, पर सेकंड दिया गया था, तो टी का वैल्यू भी किस में आएगा? सेकंड में आएगा। इसको सॉल्व करोगे 1 बाई 1.6 इंटू 10 डेज -19 को जब +19 लिखोगे ऊपर में ले जाओगे तो इतना सेकंड, और इस सेकंड को जब बच्चों ईयर में बदलोगे, ईयर में, तो ईयर में बदलोगे तो ये लगभग आएगा 198 ईयर्स के, 198 ईयर्स के बराबर, जो कि बहुत ज्यादा टाइम है बच्चों। इतने में तो हम लोगों के 4 पुश्त बीत जाए, ठीक है, 200 साल। इसका मतलब हुआ कि 1 कूलम चार्ज होने में, जबकि देखो कितना इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में फ्लो कर रहा है, 1 सेकंड में एक बॉडी से दूसरे बॉडी में 10 डेज 9 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है, यानी कि 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन, 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में फ्लो होगा, तब बॉडी को चार्ज होने में, यानी 1 कूलम तक चार्ज होने में 200 साल लगेंगे। ये समझो जरा। इसीलिए बच्चों कूलम जो होता है ये बहुत बड़ा यूनिट ऑफ चार्ज होता है, इसीलिए हम लोग स्मॉल यूनिट ऑफ चार्ज यूज करेंगे, जिसको माइक्रो बोलेंगे, मिनी बोलेंगे, और इसको पिको बोलेंगे, फर्मी बोलेंगे। इस तरह के चार्ज को लोग यूनिट यूज करते हैं इसमें। तो देखिए जरा मैं दिखाता हूं आपको कि किस तरह का यूनिट यूज किया जाता है। जैसे कूलम क्या है? बिग यूनिट ऑफ चार्ज है, इसको नहीं यूज करता है, तो हम लोग मिली यूज करते हैं। 1 मिली इक्वल टू कितना होता है? 10 डेज -3। आपको पता होगा 1 माइक्रो इक्वल टू कितना होता है? 10 डेज -6। माइक्रो को ऐसे नोट किया जाता है बच्चों, ये सिंबल होता है माइक्रो का, इसको माइक्रो पढ़ते हैं, और नैनो का सिंबल एन होता है सिंबल, तो 1 नैनो जो होगा 1 नैनो 10 डेज -9 के बराबर होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं लिख दूं, एग्जांपल के लिए कि अगर मान लो Q इक्वल टू दे दिया +20 माइक्रो कूलम, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ +20 इंटू माइक्रो के बदले हम लोग लिखेंगे 10 डेज -6, 10 डेज -6 कूलम, ठीक है। उसी तरह जैसे वैल्यू दे दिया मान लीजिए 15 नैनो कूलम, 15 नैनो कूलम, ठीक है, तो नैनो के बदले क्या लिखेंगे बच्चों? 1 नैनो का वैल्यू होता है 10 डेज -9, तो इसके बदले 10 डेज -9 कूलम रखा जाएगा, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं खत्म करते हैं बच्चों। नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में, कूलम्स लॉ के बारे में, और बहुत सारे जेई और नीट के क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।